इसमें ऊपर से नीचे जाने पर मेटल की रिएक्टिविटी कम होती है, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती है, रिड्यूसिंग पावर कम होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा, और एक फिजिबल सेल बनाने के लिए अपर एलिमेंट का एनोड बनाएंगे, लोअर एलिमेंट का कैथोड बनाएंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, योद्धा रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रो एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि इस सीरीज में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। देखो, मैं आज जो डिस्कस करूंगा वो इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आपसे बात करूंगा, और मैं लास्ट जो 5 ईयर है 2019 से 2023 तक के जो भी एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं इन दोनों चैप्टर से, उन क्वेश्चन को हम देखेंगे। फिर आप कहेंगे सर यही चैप्टर मतलब आपने ये 5 ईयर का ही क्यों लिया है सर? तो मैं आपको बताता हूँ कि नीट का जो एग्जाम होता है ना, उसका पैटर्न बेसिकली फिक्स है, मतलब एक ट्रेंड फिक्स है कि कौन कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चन हमसे पूछते हैं। तो हम 5 ईयर का लेके एक थोड़ा सा टेंटेटिव आइडिया ले लेंगे कि इस चैप्टर में से कौन कौन से सब टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमको क्या करना है, उन्हीं सब टॉपिक को मेनली फोकस करना है। हाँ, पर इस बात का ध्यान रखना कि ऐसा ना करें कि बाकी के सब टॉपिक छोड़ दिए जाए। सब्जेक्ट पूरा कवर करना है, एक भी सब टॉपिक हमको नहीं छोड़ना है। पर ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि इनके अंदर से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब एक तरह से इनका वेटेज ज्यादा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी की सब टॉपिक हमको छोड़ने, सब्जेक्ट का कवरेज पूरा होना चाहिए। इससे हमको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, फिर हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नीट 2019 है उसमें जो क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, ई नोट सेल आपको दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा जा रहा है। देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर हमसे को ई नोट सेल दे रखा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे पूछा जा रहा है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बनेंगे ना, इसका मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। एक फॉर्मूला है वो बेसिकली देखो इधर, एक तो हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, एक होता है डेल्टा जी नोट, और एक आपके पास होता है ई नोट सेल। इन तीनों से मिलके इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस पर मैं बात कर लेते हैं। मैंने आपसे बोला ना मैं आपको रिलेवेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को सोल्व करना आपको सिखा दूंगा। तो देखो इन तीनों पे जो बेस फॉर्मूले है ना, कौन कौन से बनते हैं ऐसे समझना। एक तो जो फॉर्मूला है, जैसे एक तो मैंने ले लिया, एक तो हमारे पास केसी है, ये केसी है, ये हमने केसी ले लिया। सेकंड बात करते हैं हम डेल्टा जी नोट के बारे में, डेल्टा जी नोट के बारे में। एक मैंने आपसे बात करी ई नोट सेल के बारे में, ये लीजिए ई नोट सेल मैंने ले लिया। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि डेल्टा जी नोट और ई नोट सेल के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आपको पता होगा इनके बीच में जो रिलेशन है, ये रिलेशन है डेल्टा जी नोट इक्वल टू है माइनस एन एफ ई नोट सेल, ये इनके बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट केसी और ई नोट सेल के बारे में बात करें, इनके बीच में रिलेशन होता है ई नोट सेल इक्वल टू है 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ केसी, एन में रिलेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेल जी नोट और केसी के बीच में, इनके बीच में रिलेशन देखें तो इनके बीच में जो रिलेशन है ये बनता है डेल्टा जी नोट इक्वल टू आता है माइनस आर टी अननेचुरल ऑफ केसी। मैंने नेचुरल लॉग लिख दिया है, अगर 10 बेस में चेंज करते तो बेटा यहाँ पर 2.303 आ जाता है। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना। इन 3 पैरामीटर में से किसी भी 2 पैरामीटर पर कई बार क्वेश्चन आए हुआ है नीट के एग्जाम के अंदर। चलो अब हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें हमको ई नोट सेल की वैल्यू दे रखी है। देखो ई नोट सेल दे रखा, आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जा रहा है, तो आ गया ना क्वेश्चन। आपको ई नोट सेल दिया, ई नोट सेल दे रखा है और आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया, तो आप फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ई नोट सेल इक्वल टू है 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी, ये आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन के अंदर ई नोट सेल की वैल्यू देखते हैं। ई नोट सेल हमको गिवन है, ई नोट सेल की वैल्यू 0.59, ये लीजिए, ये हो गया आपका 0.59, 0.0591 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है लॉग केसी। यहाँ से अगर सोल्व करें तो लॉग केसी इक्वल टू आपके पास आता है 0.59 अपॉन 0.0591, इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा 10। एंटी लॉग लिया तो केसी इक्वल टू होगा एंटी लॉग ऑफ 10 टू पावर, ये लीजिए एंटी लॉग ऑफ 10 बनता है 10 टू पावर 10। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों
वो निकल के आता है 10 टू पावर 10, यानी आंसर देंगे हम फर्स्ट आंसर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताना, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, अच्छे से फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। मान के चलना आपके नीट के एग्जाम के अंदर इन तीनों फॉर्मूले में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा फंसता है जो इनमें से तीनों में से एक फॉर्मूला उसमें एप्लीकेबल होता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सेल रिएक्शन, एक सेल रिएक्शन हमको दे रखा है, ठीक है, ई नोट सेल गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है गिव्स एनर्जी चेंज। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया। देखो बेटा ये 19 क्वेश्चन मतलब नीट 2019 में आप देख सकते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें भी ई नोट सेल दिया रहा और हमसे क्या पूछा गया डेल्टा जी, यानी अगेन फॉर्मूला क्या लगेगा जिसमें ई नोट सेल और डेल्टा जी में रिलेशन होगा। तो अगर बात करें तो उनके बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन बनता है डेल्टा जी नोट इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल, ये तो रिलेशन लगेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो देखें इस रिएक्शन को देख के पता लगाना होगा आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको देख के पता लग रहा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह हमने क्या लिख दिया 2, ये लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ गया। फेराडे का वैल्यू होता है 96,500 मल्टीप्लाइड बाई ई नोट सेल। ई नोट सेल क्वेश्चन में दे रखा है ना, आपको देख सकते हैं ई नोट सेल दे रखा 0.24, ये 0.24 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर, ये आंसर किस में आएगा जूल में। ऑप्शन अगर देखें तो आंसर हमको जो दे रखे ये किस में दे रखे किलो जूल में, तो किलो जूल में है, ये लीजिए हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, ये हमारा चेंज हो जाएगा किलो जूल के अंदर। ये लीजिए इसे डेसिमल को हटाएं तो ये लीजिए। बच्चों आपको एक बात बता देता हूँ, आपने फॉर्मूला तो अप्लाई कर दिया पर कैलकुलेशन करना भी एक आर्ट है, वो आर्ट आपको आना चाहिए। चलो जी देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 00 से हमने 00 को कैंसिल कर दिया। देखो 24 का डबल करते हैं, 24 का डबल कितना होगा 48 होगा। तो देखिए इसको क्या लिखा आपने माइनस 965 मल्टीप्लाइड बाई 48, ये आंसर किस में आएगा किलो जूल अपॉन ये 1000 आएगा। देखो बेटो ध्यान से देखना, मैं आपको जो कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। देखिए इधर 965,000 से डिवाइड होगा तो ऑब्वियस सी बात है 0.965 आने वाला है, एक से कम क्वांटिटी आएगी। और 48 को किससे मल्टीप्लाई करना, अगर 48 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 ही आना है, पर 1 से नहीं होगा, ये 0.965 1 से छोटी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा, मतलब मेरा जो आंसर है 48 से तो कम आना चाहिए और माइनस में भी। बस इतना अगर आपने देख लिया ना तो आप ऑप्शन पर टिक लगा सकते हैं। देखो माइनस में आएगा तो देखो फर्स्ट नहीं हो सकता, सेकंड नहीं हो सकता, अरे वाह सर मजा आ गया। तो 4 देखो 23 है और ये माइनस 46 है, 48 से थोड़ा कम, तो आंसर देंगे थर्ड आंसर दिया जाएगा। देखा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, आपको आंसर पता लग जाता है। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फेराडे लॉ पर बेस्ड है। फेराडे की अगर बात करें तो फेराडे का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सुनो फेराडे का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं ना तो सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखें, जितने फेराडे चार्ज पास करेंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। इसका मतलब जैसे आपने सॉल्यूशन के अंदर 1 फेराडे चार्ज पास किया तो क्या होगा, हमको प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे, एनोड पे मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा। ठीक है, आपने 1 फेराडे चार्ज पास किया ना तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपको एनोड पे मिलेगा, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपको कैथोड पे मिलेगा। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, जितने फेराडे चार्ज पास करते हैं उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट हमको सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, या उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट हमको सब्सटेंस मिलेगा। देखिए यहाँ पर हमको पूछा जा रहा है नंबर ऑफ फेराडे कितना होगा। अच्छा आपसे क्या बोला गया 20 ग्राम कैल्शियम हमको डिपॉजिट करवाना है, 20 ग्राम कैल्शियम। तो अभी काम करें, आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ये लीजिए ग्राम इक्विवेलेंट किसका निकालना है कैल्शियम के लिए, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है ना वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट कितना दिया सर 20 दिया, ठीक है। कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 20, इसका मतलब ये कितना आ गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी आपको डिपॉजिट कितना करना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया, जितने फेराडे चार्ज पास करोगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। या ऐसे बोल सकते हैं जितने ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट करवाना है उतने ही तो फेराडे चार्ज पास करोगे ना। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो भाई मेरे फेराडे भी तो 1 ही होगा ना। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। पता है इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखो CaCl2 है, चले जी रिएक्शन से बना सकते हैं। आप इसको ऐसे लिखेंगे कैल्शियम +2 इलेक्ट्रॉन से आपको ये कैल्शियम मिलेगा, ये रिएक्शन बन गया। आपको इसको देख के क्या पता लग रहा है, अगर हमको 1 मोल कैल्शियम को डिपॉजिट करना है, 1 मोल कैल्शियम का मतलब 40 ग्राम, इसके लिए चार्ज कितना है 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया 2 फेराडे। अरे 40 ग्राम के लिए 2 फेराडे, तो क्वेश्चन में क्या बोला 20 ग्राम, 20 ग्राम के लिए देंगे हम फिर 1 फेराडे, आंसर है 1 फेराडे। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस का है। देखिए जी ये नीट 2020 का क्वेश्चन है।
ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन आए उसके अंदर लिखा हो डाइल्यूट, क्या लिखा हो, डाइल्यूट। तो डाइल्यूट जैसे लिखा हो ना, डाइल्यूट का मतलब होता है हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं एक तरह से वाटर का। डाइल्यूट का मतलब हम एक तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करवा रहे हैं, वाटर का। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि प्योर वाटर जो है ना, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर होता है, ठीक है। आप उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर नहीं सकते, तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं। तो हमने यहाँ H2SO4 मिला दिया। तो H2SO4 का रोल इतना सा है कि उसको कंडक्टेंस प्रोवाइड करेगा, बाकी इलेक्ट्रोलाइसिस तो वाटर का ही होगा। यानी जब भी डाइल्यूट का केस आए तो आपको क्या करना है, एनोड और कैथोड दोनों पर ही वाटर को भेजना है। अच्छा देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। आपसे बोला गया एनोड पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा। मैंने आपसे क्या बोला, चाहे एनोड हो या कैथोड हो, दोनों पे वाटर जाएगा। देखो जी रिएक्शन लिखना आपको आना चाहिए। ये देखो मैं आपको दोनों रिएक्शन बता देता हूं, एनोड की भी बता देता हूं, कैथोड की भी बता देता। हालांकि इसने आपसे एनोड बोला है ना, तो देखो मैंने आपसे क्या बोला, एनोड पे कौन जाएगा, वाटर। ये लीजिए एनोड पे वाटर गया। अच्छा कैथोड की बात करें तो कैथोड पे भी वाटर जाएगा, क्योंकि डाइल्यूट में बोला ना एनोड कैथोड दोनों पे वाटर जाएगा। ये लीजिए, ये लीजिए, ये भी वाटर चला गया, ये वाटर चला गया। आप जानते होंगे कैथोड पे रिडक्शन होगा। ये लो जी, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। आपको याद होना चाहिए वाटर का जब रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, और वाटर का जब ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, और एनोड पे ऑक्सीडेशन, वाटर का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। ये लीजिए आप देख भी सकते हैं इस H2 में जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन वर्क कितना है, -2 है। O2 में कितना है, 0। -2 से 0, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें इधर देखिए कैथोड पर ऑक्सीजन कितना है, -2 से कहां चला गया, हाइड्रोजन देखेंगे ना, ऑक्सीजन नहीं देखेंगे। यहाँ पर हमने किसको, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस में है, +1 से कहां चला गया, 0। हो रहा है रिडक्शन। इसका मतलब ध्यान रखें कि वाटर अगर एनोड पे जा रहा है ना, तो वाटर एनोड पे गया तो वाटर एनोड पे जाके ऑक्सीडेशन करेगा। और याद होना चाहिए वाटर का जब ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन गैस मिलेगी, वाटर का रिडक्शन होगा, रिडक्शन कैथोड पे होता है, और वाटर का रिडक्शन होगा तो हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एनोड पे आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो आंसर देंगे एनोड पे हमको ऑक्सीजन गैस मिलेगी, फर्स्ट आंसर देंगे। हाँ आप चाहे इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, पर इतने क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। बस सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद रखें, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन मिलती है, वाटर का रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन मिलती है। ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और रिडक्शन आपका कैथोड पे होता है, जिसमें आपका काम हो जाता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो नीट 21 है इसमें क्वेश्चन आया था ये कोलराव स्लग के ऊपर, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता। देखिए जी हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा, क्वेश्चन में हमको NaCl, HCl और सोडियम एसिटेट की कंडक्टेंस दे रखी है, और हमसे पूछा जा रहा है एसिटिक एसिड का कंडक्टेंस कितना होगा। ये जो क्वेश्चन आते हैं इनको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, आपको चाहिए क्या, कंडक्टेंस किसकी चाहिए, एसिटिक एसिड के लिए। देखो जी हमको कंडक्टेंस चाहिए एसिटिक एसिड के लिए, मोलर कंडक्टेंस हमको चाहिए एसिटिक एसिड के लिए। एसिटिक एसिड का मतलब हमको एक तो एसिटेट आयन चाहिए और एक हमको H+ आयन चाहिए। तो हमको देखना है हमको क्या चाहिए, फिर हमको देखना है हमको ये कौन देगा। एक तो हमको एसिटेट आयन चाहिए, एक हमको H+ आयन चाहिए। एसिटेट आयन हमको देगा सोडियम एसिटेट, ये लीजिए हमने लिख दिया सोडियम एसिटेट। तो सोडियम जो एसिटेट है इससे हमको क्या मिलेगा, एसिटेट आयन मिलेगा। हमको H+ भी तो चाहिए ना, तो H+ हमको कौन देगा, H+ हमको देगा HCl, ये लीजिए HCl हमको H+ दे देगा। दोनों को हमने सम कर दिया। ऐसा करने से होगा क्या, Na+ और Cl- एक्स्ट्रा होगा, हमको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो हमने बोला हम इसमें से NaCl को माइनस कर देंगे। तो लो जी एक्स्ट्रा को भी हमने यहाँ से हटा दिया। तो करना क्या है, हमको सोडियम एसिटेट और HCl की कंडक्टेंस ऐड करनी है। देखते हैं सोडियम एसिटेट की कंडक्टेंस कितनी दे रखी है। सोडियम एसिटेट हमारे पास में 3rd नंबर पे, ये हमको दे रखा 91, और HCl है 426। तो लीजिए ये 91 और 426 को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। हम NaCl को देखें तो NaCl की जो कंडक्टेंस है, NaCl का जो कंडक्टेंस वो हमको कितना दिया 126। ये लीजिए हमने 126 ले लिया है। ठीक लीजिए मैं आपसे क्या बोला था, कैलकुलेशन भी एक आर्ट है, वो आपको आना ही चाहिए। देखो तो 426 और 126 ऑब्वियस बात है 300 और 90, तो 390 के आसपास हमको आंसर नजर आ रहा है। चले जी फटाफट से ऑप्शन देख लेते हैं। इनको देखा आंसर पता लग रहा है 390.71। ये लीजिए आंसर दिख रहा है ना आपको, ऐसा आपको दिखना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा प्यारा था क्वेश्चन है। देखिए हमको दे रखा है गिवन हाफ सेल रिएक्शन हमको दे रखा है, ये हमको दे रखा है MnO4- + 8+
इसका हमको ई नोड दे रखा है। यहाँ देखो ई नोड जो लिखा ना, उसने लिखा Mn+2 / MnO4-। इसको देख के पता लग रहा है मैग्नीज +2 से +7 में जा रहा है। इसका ये इसका एसओपी दे रखा है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है ना Mn+2 / MnO4, ये हमको इसका एसओपी दे रखा है। अगर हमको इस इलेक्ट्रोड का एसआरपी चाहिए ना, तो इसका एसआरपी होगा +1.510। आपको पता है ना एसआरपी इक्वल टू होता है -SOP। किसी का एसआरपी दे रखा है, एसओपी चाहिए, एसओपी दे रखा, एसआरपी चाहिए, साइन चेंज कर दीजिए। तो इस इलेक्ट्रोड का एसआरपी हमने लिख दिया। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोड है देखो, इसमें लिखा O2/H2O, इसका मतलब ऑक्सीजन 0 से कहाँ गया, माइनस रिडक्शन, इसका हमको ऑलरेडी एसआरपी दे रखा है। तो दोनों इलेक्ट्रोड के हमारे पास एसआरपी आ गए। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, सुनो, विल द परमैंगनेट आयन MnO4- लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर। यानी ये पूछ रहा है क्या परमैंगनेट आयन जो है ना, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या O2 को लिबरेट करेगा। इसका मतलब अगर इसकी बात करें, मतलब इसको देख के हम रिएक्शन लिखे ना, तो रिएक्शन क्या बननी चाहिए, क्या बोला, परमैंगनेट आयन। ये परमैंगनेट आयन किससे रिएक्ट करवा रहा है, वाटर से। और क्या बोला, क्या O2 रिएक्ट करेगा क्या, तो एसिडिक मीडियम दे रखा। ये तो किस में चेंज हो रहा है, Mn+2 में, और ये O2 लिबरेट करेगा क्या। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये रिएक्शन फिजिबल है क्या। आपको पता है ये रिएक्शन फिजिबल होगी कब, जब इसका ई नोड सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो फिजिबल होगा। तो मेरे को इसका ई नोड सेल ही तो निकालना है। अच्छा, आप ये भी जानते होंगे ई नोड सेल निकालने का तरीका क्या होगा। ई नोड सेल होता है ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। और बेटा जी हमको दोनों का एसआरपी लेना है। अब आपको पता होना चाहिए इस सेल की रिएक्शन में एनोड कौन है, कैथोड कौन है। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड होगा। तो देखिए MnO4- मतलब +7 से किस में गया, +2। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये हमारा कैथोड की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट, इस H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -2 से कहाँ जा रहा है, 0 में ऑक्सीडेशन हुआ। यानी ये किसकी तरह काम करेगा, ये एनोड की तरह काम करेगा। तो करना क्या है आपको, कैथोड का एसआरपी, इसका मतलब MnO4- / Mn+2 का एसआरपी, कैथोड यही तो है ना, इसका एसआरपी ये रहा ना, ये एसआरपी देखो उधर, इसका एसआरपी हमको दे रखा 1.51, इसके एसआरपी को लिखा हमने 1.51 माइनस। अब एनोड की बात करें, एनोड कौन है, तो एनोड ये H2O और O2 वाला ये एनोड, इसका एसआरपी दे रखा 1.223। ये लीजिए ये 1.223 हमको दे रखा है। इसको सोल्व करें तो ये आपका निकल गया। तो 4 ऑप्शन भी देख सकते हो। पहली बात तो पॉजिटिव आने वाला है, इसका सेल रिएक्शन तो फिजिबल है। 1.51 और 0.22 देखें। चलो जी ऑप्शन नहीं देख लेते ना फटाफट से। देखो माइनस आएगा नहीं, 2.7 होगा नहीं, ये माइनस ही होगा। आंसर कौन सा दिख रहा है, 4th बनेगा ना। हाँ फिजिबल भी है। उसके अलावा ई नोड सेल इसका 0.287 है, क्योंकि इसको माइनस करते हैं ना, तो 0.287 वोल्ट ही इस क्वेश्चन का आंसर आता है। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8298 केल्विन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर +2, यानी कॉपर इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड, आयरन इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड का हमको देखो इसने क्या लिखा, कॉपर +2 से कॉपर, यानी रिडक्शन हो रहा है, यानी एसआरपी दे रखा है। जिंक +2 जिंक, इसका मतलब इन चारों एलिमेंट के हमको एसआरपी दे रखे, एसआरपी के डाटा हमको दे रखे। तो हम एक काम करते हैं, जब भी रिएक्टिविटी या कुछ भी पूछा जाए ना फिजिबिलिटी के बारे में, तो आप क्या काम करें, सबसे पहले ईसीएस बना लीजिए। चलो जब ईसीएस बनाते हैं तो ईसीएस में क्या होता है, ईसीएस की बात करें तो ईसीएस आप जब भी बनाएंगे, ईसीएस बनाते समय क्या होगा, डाउन द सीरीज ये बना देता हूं मैं। ईसीएस ये लीजिए, ईसीएस बना देते हैं, एक कंपैरिजन हो जाएगा। ईसीएस डाउन द सीरीज क्या होता है, एसआरपी बढ़ता है और एसओपी कम होता है, तो एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। इनमें से देखा जाए तो एसआरपी लिस्ट किसका होगा, तो -0.76 मेरे को लिस्ट नजर आ रहा है। इसका मतलब लिस्ट एसआरपी है जिंक इलेक्ट्रोड के लिए, जिंक इलेक्ट्रोड का एसआरपी लिस्ट है। इससे ज्यादा एसआरपी होता है आयरन के लिए, दिख रहा है ना डाटा, ये आयरन -0.44 है। इसके बाद आपके पास कॉपर आ गया और फिर सिल्वर आ गया, ये आपके पास में ये ईसीएस बन गई, ईसीएस बन गई है। ठीक है, आपको शायद याद होगा ईसीएस में आप ऊपर से नीचे चलते हैं तो मेटल की रिएक्टिविटी तो डिक्रीज होती है, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। ऊपर से नीचे चलोगे तो रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होगी। और अगर सेल बनाना हो तो कॉन्सेप्ट भी बता रखा है कि अगर 2 एलिमेंट आपको दे रखे हो तो अपर एलिमेंट का एनोड बनाएंगे, लोअर एलिमेंट का कैथोड बनाएंगे। क्या बोला मैंने आपसे, ईसीएस में अगर 2 एलिमेंट दे रखे हैं, एक आपके पास दो में एक अपर एलिमेंट होगा तो दूसरा आपके पास लोअर एलिमेंट होगा। ये तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, जो अपर एलिमेंट है उसका हमको एनोड बनाना है, और जो लोअर एलिमेंट है उसका कैथोड बनाना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो सेल हमारे लिए एक फिजिबल सेल बनता है। तो फिजिबल सेल की कंडीशन क्या बनी, फिजिबल का मतलब उसका ई नोड सेल क्या होना चाहिए,
पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब इनोड सेल पॉजिटिव कब आएगा, सेल फिजिबल कब होगा, जब दो एलिमेंट है तो उसमें से अपर एलिमेंट का एनोड बना लीजिए और लोअर एलिमेंट का कैथोड बना लीजिए तो सेल फिजिबल होगा, अगर ऐसा नहीं है तो नॉन फिजिबल होगा। चलो जी चेक करते हैं। देखिए जी ये तो कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। देखो फर्स्ट रखा है, अच्छा के नोट अगर का मतलब कौन सी नॉन फिजिबल है, के नोट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, इसी में हम गड़बड़ कर देते हैं। के नोट अगर देखो इसमें देखो आयरन से आयरन +2 बना और कॉपर +2 से कॉपर बना, यानी कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इसने आयरन का क्या बनाया, एनोड बनाया और कॉपर का कैथोड बनाया। तो आयरन कॉपर को देखें तो आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे, तो लॉजिकली देखें तो आयरन का एनोड बनना चाहिए और कॉपर का कैथोड बनना चाहिए। हाँ हो भी ये रहा है, आयरन का एनोड बना है, कॉपर का कैथोड बना है, इसका मतलब सेल तो फिजिबल नजर आ रहा है। सेकंड को चेक करते हैं, आयरन +2 से कहां गया, 0 में गया, रिडक्शन हुआ और जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक में ऊपर है, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, इसका ये भी सेल फिजिबल है। नेक्स्ट कॉपर +2 से कॉपर बना, यानी कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर नीचे है तो सिल्वर का तो होना क्या चाहिए था, हाँ सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा, 0 से कहां चला गया, +1 में चला गया। यानी देखो सिल्वर का यहाँ क्या और ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि अगर आप कॉपर और सिल्वर को लेके सेल बनाओगे तो कॉपर का तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए और सिल्वर रिडक्शन होना चाहिए, जबकि इसमें सिल्वर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब थर्ड वाला सेल फिजिबल नहीं हो सकता, तो थर्ड आपका नॉन फिजिबल सेल बन जाए। ये कॉन्सेप्ट है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या है ये मैंने आपको सिखा दिया है, इस कॉन्सेप्ट से आपके सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं। ईसीएस में ऊपर से नीचे जाने पर, सुन लेना बच्चों ध्यान से, ईसीएस में ऊपर से नीचे जाने पर मेटल की रिएक्टिविटी कम होती है, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती है, रिड्यूसिंग पावर कम होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा, और एक फिजिबल सेल बनाने के लिए अपर एलिमेंट का एनोड बनाएंगे, लोअर एलिमेंट का कैथोड बनाएंगे। हाँ अगर हम ये करें कि लोअर एलिमेंट का एनोड बना दें और अपर एलिमेंट का कैथोड बना दें तो हम बोलेंगे ये सेल बनेगा नॉन फिजिबल, और नॉन फिजिबल सेल का मतलब इसका इनोड सेल आता है नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट है जिससे सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। चलो जी एक क्वेश्चन हो रहे 22 में जो आपसे पूछा गया, फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ निकालना है। अरे अच्छा क्वेश्चन, एक रिएक्शन हमको दे रखी है और इनोड सेल हमारे पास अवेलेबल है, ये हमारे पास में ये नर्स क्वेश्चन का क्वेश्चन है, तो हम इसके लिए नर्स क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। देखो जी नर्स क्वेश्चन की बात करें, नर्स क्वेश्चन होती है ई सेल इक्वल टू लिखा जाता है, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो देखे तो कौन प्रोडक्ट है कौन रिएक्टेंट है, देखो प्रोडक्ट में Na+2, रिएक्टेंट में Ag+ है, पर कोफिशिएंट 2 है, इसका स्क्वायर करना होगा। तो प्रोडक्ट में हम लिख दिया है Na+2 और रिएक्टेंट में हम लिखेंगे Ag+। बच्चे से गड़बड़ क्या होती है, वो Ag+ लिख के छोड़ देता है, स्क्वायर करना भूल जाता है और वही उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ये वाली मिस्टेक करते हैं, कोफिशिएंट को पावर में लिखना भूल जाते हैं। इनोड सेल देखो क्वेश्चन के अंदर हमको इनोड सेल दे रखा है 10.5 दे दिया इनोड सेल, ये 10.5 इनोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट Na+2 का कंसेंट्रेशन हमको दे रखा है 0.001, Ag+ भी 0.001 है, पर 0.001 है, पर इस स्क्वायर की वजह से ये 0.001 दो बार हमको लिखना पड़ेगा। इसको सोल्व करें, ये से कैंसिल हो गया, ये 0.001 ऊपर बनेगा आपका 1000, log 1000 होता है 3, तो ये बन गया आपका 10.5 माइनस। आपको पता है जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना तो 0.0591 को 0.06 लिख दिया करते हैं, 0.06 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, इतने वोल्ट इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। तो देखो 0.06 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 0.18 आएगा, 0.18 तो अपॉन 2 करेंगे तो 0.09 बनने वाला है। तो 10.5 में से क्या माइनस करेंगे, 0.09 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो मेरे को दिख रहा है इस क्वेश्चन का आंसर जो है 9 पॉइंट समथिंग आने वाला है। चलो जी भाई यहीं तक आना है, पूरा सोल्व कभी नहीं करते मेरे भाई, सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो जी अब 9 पॉइंट दिख रहा है ना, चलो ऑप्शन देखते हैं। 1 पॉइंट समथिंग नहीं होगा, 1 पॉइंट समथिंग नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सर इसमें तो कोई सा भी नहीं है, तो आपको पता है ये क्वेश्चन बोनस हुआ था, बोनस इसलिए हुआ था, सुनो रीजन, इसका आंसर 9.615 था और इन्होंने ऑप्शन में 0.9 लिख दिया, इसकी पॉइंट की वजह से क्वेश्चन को बोनस करना पड़ गया। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आता है 9.615 वोल्ट और इन्होंने दे दिया 0.96, इस वजह से क्वेश्चन को बोनस करना पड़ गया था। ठीक है जी, चलिए जी
आगे क्वेश्चन, एयर का क्वेश्चन, ये 23 का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है, असर्शन आपको दे रखा है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल और वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड ऑन एन। आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सेल का जो ईएमएफ होता है ना, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पर डिपेंड नहीं करता है। इस मास पर डिपेंड, जो मास ऐसी क्वांटिटी जो मास पर डिपेंड नहीं करती है उनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो मास पर डिपेंड करता है उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान रखो बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और गिव्स एनर्जी, एनर्जी कोई सी भी हो, एनर्जी मास पर डिपेंड करती है तो गिव्स एनर्जी होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखो तो क्वेश्चन क्या लिखा, डेल्टा सी इक्वल टू माइनस एन एफ ई, वैल्यू ऑफ डेल्टा सी डिपेंड ऑन एन। बिल्कुल बात सही है, इनका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड, इस एल इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हाँ अभी बोला था ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट भी सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर क्या देंगे, देखते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर देंगे फोर्थ, इस क्वेश्चन का फोर्थ आंसर दिया जाएगा। चलिए जी, एक क्वेश्चन और है, ये 23 में पूछा गया, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl। कंडक्टिविटी हमको दे रखा है, कंडक्टिविटी का मतलब कप्पा हमको दे रखा है, और उसके अलावा हमको सेल का रेजिस्टेंस दे रखा है और हमसे सेल कांस्टेंट पूछा जा रहा है। तो एक जो फॉर्मूला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। और फॉर्मूला ये होता है कप्पा इक्वल टू होता है 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। ये तो फॉर्मूला है। आपसे सेल कांस्टेंट पूछा जा रहा है तो सेल कांस्टेंट क्या लिखेंगे आप, कप्पा मल्टीप्लाइड बाय r, ये तो लिखोगे भाई। हाँ, कप्पा की बात करें, क्वेश्चन के अंदर कप्पा कितना दे रखा, देखे तो कप्पा हमको दे रखा है 0.0210, ये लीजिए 0.0210, ये तो कप्पा है। रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं ना, रेजिस्टेंस क्वेश्चन के अंदर कितना दिया, रेजिस्टेंस हमको दे रखा है 60 ओम, ये लीजिए 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल कांस्टेंट ये हमारे पास सेंटीमीटर में समझ जाएगा। कैलकुलेशन मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, कैलकुलेशन बड़ी तरीके से करना है। डेसिमल को हटाएंगे तो हमने 4 जीरो बना दिए, लीजिए 4 जीरो आ गया, 1010, ठीक है। इसके जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया तो 21 का 6 टाइम, उसको डिवाइडेड बाय 100 किया तो 0.2 इंटू 6 करें तो इसका आंसर देखिए तो सही, 0.2 इंटू 6, देखिए आंसर 1.26। इस क्वेश्चन का आंसर है 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। योद्धा सीरीज के अंदर बच्चों नेक्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। देखते हैं वही 2019 से हम क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 हमने 2NH3 बना दिया और करेक्ट ऑप्शन। बेसिकली क्या कर रहा है, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमको क्या करना है, ये रिलेशन इसने दे रखे कि इसमें कौन सा करेक्ट है। तो जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या काम करें, आप इसका ROR लिखिए। चलो जी हम ROR लिख के देखते हैं। देखिए ROR लिखने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ, ROR कैसे लिखा जाता है। देखिए ROR लिखने के लिए क्या काम करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए रेट ROR लिखने का मेथड क्या है, जो भी रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस है उसको डिवाइड करना उसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा जाएगा, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस, या तो उसका रेट ऑफ अपीयरेंस होगा, प्रोडक्ट है तो रेट ऑफ अपीयरेंस होगा, रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा, और उसको डिवाइड करना है उसी के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। ये लीजिए हमने उसको उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया है। देखते हैं क्या आंसर देता है। रिएक्शन हमारे पास में, तो उसको देख के अगर हम इसका ROR लिखें तो ROR इक्वल टू क्या होगा, N2 + 3H2। देखो नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, हाइड्रोजन का 3 है, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन डिसपेयर होगा तो इसको हमने लिख दिया है -dN2/dt, इसका कोएफिशिएंट तो 1 है, इक्वल टू हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट कितना है, 3, और ये भी डिसपेयर हो रहा है तो इसको लिखा हमने -1/3 dH2/dt इक्वल टू प्रोडक्ट में अमोनिया, उसका कोएफिशिएंट 2 है और वो अपीयर हो रहा है, अपीयर होने का मतलब प्लस, इसको लिखा हमने +1/2 dNH3/dt। ये तो इसका ROR हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन चेक करने हैं। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन देखें, -dN2/dt इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। तो देखा जाए तो ये देखो -dN2/dt क्या +1/2 dNH3/dt की इक्वल है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, देख सकते हैं। ये लीजिए इसका
फर्स्ट आंसर एकदम सही दे रखा है, ठीक है। बाकी तीनों को देख सकते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ को देखेंगे, इनमें से एक भी सही नहीं है, आंसर दिया फर्स्ट इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2019 का क्वेश्चन है। 2019 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है। देखो क्वेश्चन है, इफ रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों मैं आपको बताऊं, ये जो केमिकल काइनेटिक्स है ना, इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूं कौन से वाले पार्ट से पूछा जाता है। एक तो ये क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ROR लिखना होता है और रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे रखा होगा, उससे आपको ROR है, या ROR दे रखा उससे अपीयरेंस डिसअपीयरेंस। जैसे हमने जो क्वेश्चन बताया ना, उस पर एक क्वेश्चन आता है नंबर 1। दूसरा जो क्वेश्चन है वो या तो आपसे जीरो ऑर्डर का काइनेटिक्स की स्टडी का क्वेश्चन पूछेगा या आपसे फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी देखना, हम जब क्वेश्चन लेंगे उसमें जनरली एक दो क्वेश्चन हमारे फर्स्ट ऑर्डर के, उसके अलावा एक RNS में से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप कोलिजन थ्योरी वगैरह बताते हैं ना, जिसके अंदर एंथैल्पी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात करते हैं, एक वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2-3 जगह जैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन तीनों पार्ट को अगर अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तो आपका काइनेटिक्स का क्वेश्चन कभी गलत हो नहीं सकता है। देखिए जी, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, अच्छा आपसे पूछ रहा है 99% कंप्लीट होने का जो टाइम है वो आपसे पूछा जा रहा है, और इसका रेट कांस्टेंट हमको दे रखा के। अब ये फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है K = 2.303/T, ठीक है। अब यार T 99% है, तो 99% ले लिया हमने लोग, यहाँ लिखते हैं अपन A/A-x। जब भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं, आप इनिशियल में 100 लिया करो, तो A को हमने कितना ले लिया, 100 ले लिया। A-x, एक तो हम लिखते हैं A, देखो एक तो हम लिखते हैं A, एक हम लिखते हैं X और एक हम लिखते हैं A-x। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए, हमेशा इनिशियल में 100 लिया करो, सुन लेना ध्यान से। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आए, A ऑलवेज आपको 100 ही लेना है। X का मतलब जो चला गया, A-x का मतलब जो बच गया। अब यहाँ 99 जो भी आपको टाइम दे रखा है, इसका मतलब इतना चला गया, तो यहाँ 99% का मतलब X का वैल्यू क्या रखोगे, 99 रखोगे, तो बच्चों A-x का वैल्यू तो 1 ही आएगा ना। तो यहाँ A-x कितना रखा हमने, ये 1 रखा, log 100 कितना होगा 2। तो यहाँ से देखा जाए तो जो T 99% है, ये आपका बन जाता है 2.303 × log 100, ये 2 बनेगा, ठीक है। इसको देखा जाए और कैसे डिवाइड हो गया है, तो 2.3 का डबल करें तो 4 पॉइंट समथिंग, आंसर देखें तो ये आ रहा है आंसर 4.606/K। ये लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर भी फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आएगा इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने आपसे बोला था ना अभी कि फर्स्ट ऑर्डर का जो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मूला वही है फर्स्ट ऑर्डर का K = 2.303/T। आप देख लो, अभी जो क्वेश्चन था वो 2019 का क्वेश्चन है, उसमें भी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आया, और जो 2020 है उसमें भी देखो सेम टू सेम फॉर्मूला लग के आंसर आ रहा है ना, और कैलकुलेशन बड़ी सिंपल आती है। तो फर्स्ट ऑर्डर का फिर फॉर्मूला लगाते थे, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला हमने लगा दिया है, K = 2.303/T। ये लीजिए log A/A-x, ये लीजिए, ये फॉर्मूला हो गया इसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा हमको रेट कांस्टेंट दे रखा, इसका मतलब K का वैल्यू दे रखा, हमसे टाइम पूछा जा रहा है। आपसे क्या बोला गया, पहले कंसेंट्रेशन कितना है, अमाउंट कितना है, 2 ग्राम है, इसका मतलब 2 क्या है, ये A है, और फिर कितना हो गया 0.2, इसका मतलब 0.2 किसका वैल्यू, A-x का वैल्यू। यार कितना सिंपल क्वेश्चन है, A गिवन है, A-x गिवन है, आपको K दे रखा और T निकालना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते आंसर आ रहा है ना। चलो जी सोल्व करके देते हैं, हमको T निकालना है, तो T = क्या बनेगा, T = आ गया ये 2.303/K। K की जगह मैंने रख दिया है 4.606 × 10⁻³ इंटू log A कितना दे रखा हमको 2 ग्राम, 2 को डिवाइड करना है 0.2 से, 2/0.2। ये लीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा होगा 10, log 10 कितना हो गया 1, log 10 तो 1 हो गया। अब इधर देखो कैलकुलेशन बड़ा स्टाइल से क्या करें, 2.3 और ये 4.6 है तो बाई 2 हो जाएगा, ये लीजिए तो 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 1000/2, क्या आंसर कितना आ गया 500, ये लीजिए आंसर 500, सेकंड आंसर देंगे 500, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं आपसे बोला था ना कि एक वो कोलिजन थ्योरी से में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो देखो क्वेश्चन वही बना रखा है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। रिएक्शन दे रखा है A to B एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2। देखो अब इसने क्या दिया, एंथैल्पी -4.2 है, -4.2 का मतलब इसने डेल्टा S माइनस दे रखा है, हमको समझ में आ गया ये एक्सो का क्वेश्चन है, ठीक है।
एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन है 9.6 और आपसे बोला एक्टिवेशन एनर्जी कितना दे रखा है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी हमको दे रखा है 9.6। करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल आपसे पूछा जा रहा है कौन सा प्रोफाइल सही है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया एक्सो का ग्राफ है। अब आपको याद होगा जो एक्सो का ग्राफ बनता है ना बच्चों, देखो एक्सोथर्मी का जो ग्राफ है इसके अंदर क्या करते हैं, ग्राफ आपने जैसे यहां से स्टार्ट किया ना तो एक्सो का ग्राफ ये ऐसे इसे नीचे तक आता है, ये तो होता है एक्सो का ग्राफ, तभी तो बनेगा ना, इसका डेल्टा ऐसे नेगेटिव बनेगा। तो देखो फर्स्ट ग्राफ को देखें तो इसको देख के क्या लग रहा है, ये तो जो ग्राफ है ये तो एंडो का, इसका मतलब फर्स्ट हो नहीं सकता। देखो सेकंड में एंडो का ग्राफ है, ये भी हो नहीं सकता, ठीक है। थर्ड देखें तो थर्ड ग्राफ हमारे, हाँ ये देखो ये इस लेवल के नीचे आ रहा है, इसका मतलब एक्सो का है और ये वापस एंडो का नजर आ रहा है, इसका मतलब इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं ना, हमको वैसे दिख रहा है एक्सो का क्वेश्चन है तो जो थर्ड ग्राफ है वही एक्सो का है, बाकी तो सारे एंडो के दे रखे हैं ना। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया, देखो ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा गया है, एक ग्राफ आपको दे रखा है, वाई और एक्स के लिए बीच में ग्राफ बना दिया, ठीक है। वाई एंड एक्स एक्सेस फॉर ए जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। वैसे आपको पता होगा कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है वो कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो देखो इसका ऑप्शन हमको देखना था, तो इसका सेकंड ऑप्शन मैं चेक कर रहा हूं। देखो फर्स्ट भी चेक करते हैं, क्या लिखा, इससे बोला कि जो जीरो ऑर्डर होता है ना, अगर हम y स्केल पे कंसेंट्रेशन लें और x स्केल पे टाइम लें ना तो ये जीरो ऑर्डर का बनेगा, ये बिल्कुल बात सही है। सेकंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए y स्केल पे रेट कांस्टेंट और x स्केल पे कंसेंट्रेशन है, ये बोला फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्यों भाई, रेट कांस्टेंट कंसेंट्रेशन पे तो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो या जीरो किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो ये बात फर्स्ट के लिए क्या है, ये तो जीरो के लिए भी सही है ना, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। सेकंड देखो जीरो ऑर्डर के लिए क्या बोला कि वाई स्केल पे अगर रेट लेते हैं और एक्स स्केल पे कंसेंट्रेशन ले, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जीरो ऑर्डर का जो रेट है वो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। फिर क्या बोला इसने, हाँ वाई स्केल पे हम हाफ लाइफ लें और एक्स पे कंसेंट्रेशन, तो ये फर्स्ट ऑर्डर बनेगा, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो फर्स्ट ऑर्डर होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि जो जीरो ऑर्डर है उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हम देंगे सेकंड स्टेटमेंट इसका एकदम सही है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का। मैंने आपसे बोला वही इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं नीट के एग्जाम में। देखो जी फर्स्ट ऑर्डर है, ऐसे प्रोडक्ट बना दिया, इनिशियल कंसेंट्रेशन ये 0.1 दे रखा है, विच बिकम इन दिस टाइम रेट कांस्टेंट निकालना है। लो जी फिर से फॉर्मूला क्या लगने वाला है, फॉर्मूला लगेगा K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये लीजिए फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट करते आंसर आ जाएगा। अच्छा पूछा भी आपसे K इसके अंदर है तो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो जब 2.303 अपॉन T, टाइम कितना दिया आपको 5 मिनट, ये मिनट में है कोई बात नहीं, लोग A अपॉन A माइनस एक्स, A कितना दे रखा हमको, A दे रखा हमको 0.1 और A माइनस एक्स से 0.001 ये दे रखा हमको, ठीक है जी। इसको सोल्व करें, देखो अगर आप इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर क्या लिखोगे 1000 और इसको तो कुल मिला के ऊपर हमारे 100 आ जाता है। लोग 100 कितना हुआ 2 हुआ, तो यहाँ से देखा जाए तो जो K है K का वैल्यू क्या बनेगा आपका 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 5 और ये आ जाता है आपका मिनट इनवर्स के अंदर, ये K की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो सोल्व करते हैं, 2.3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 पॉइंट समथिंग बनेगा। मैंने आपसे बोला था ना कैलकुलेशन भी बेटा जी एक आर्ट है। देखिए जी 2.3 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या बनेगा 4.6 बनेगा, 4.6 को 5 से डिवाइड किया। मैं बच्चों से बार बार बोलता हूं कि कैलकुलेशन पूरी करने की कोई जरूरत नहीं होती है, लास्ट स्टेप में आके थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो बिना कैलकुलेशन के आपका आंसर निकल के आते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है यार। देखो 4.6 को 5 से डिवाइड करें तो ऑब्वियस सी बात है 4.6 अपॉन 5 करेंगे तो आंसर 1 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। हाँ बिल्कुल आना चाहिए सर, ऑप्शन चेक कर लो ना, 1 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। देखो 4 हो नहीं सकता, ये 0.46 है, 0.46 का मतलब ये कब होगा, मतलब ये 0.5 से भी कम है, ऐसा तब होगा जब नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर वाली क्वांटिटी से डबल से भी बड़ी हो। यार ऐसा तो नहीं है, ऊपर तो 4 पॉइंट है और नीचे 5 पे, इसका मतलब आंसर 1 से थोड़ा सा ही कम होगा। तो मेरे को दिखाई दे रहा है ना 0.9212, ये लीजिए 1 से थोड़ा सा कम आंसर आ रहा है। आप डिवाइड करके देख लेना, एग्जाम में ऐसे ही करना है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो जी 2023 में ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। 2 स्टेटमेंट हमको दे रखे हैं, हमको वही देखना है स्टेटमेंट 1 और 2 में से कौन सा करेक्ट एक्सप्लेन करना नहीं करा। चलो जी देखते हैं। असर्शन ए स्टेटमेंट हमको दे रखा है, रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं रे यार ये तो स्टेटमेंट ही एकदम गलत है।
जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो नहीं सकता ना, कोई भी रिएक्शन होगी उसका एक्टिवेशन एनर्जी कुछ न कुछ तो होगा। इसे अगर एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे, हम एक जनरल केस की बात कर रहे, तो इसने बोला एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होगी, नहीं, हम बोलेंगे रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होती है। चलो, इसका मतलब स्टेटमेंट ए आपका ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। रीजन क्या दिया, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू इज कॉल्ड एक्टिवेशन। बिल्कुल सही बात है, एक्टिवेशन एनर्जी की यही तो डेफिनेशन होती है ना कि उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के लिए आपने बाहर से उसको जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हो, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर क्या पता लग रहा है, हमारा असर्शन तो रॉन्ग है और रीजन हमारा राइट है। देखिए तो क्या दिया, फर्स्ट क्या दे रखा है, बोथ ए एंड आर इज ट्रू। इसका मतलब फर्स्ट तो गलत हो गया बेटा जी। सेकंड क्या बोला, ए ट्रू, ना रे ना, ये तो गलत दे रखा है। थर्ड क्या दे रखा है, ए फॉल्स और बी ट्रू। आंसर देंगे थर्ड, इसका थर्ड आंसर दिया जाएगा। ठीक है जी, ये 23 में क्वेश्चन आया हुआ था। 23 में एक और क्वेश्चन पूछा, आपने देखा कि हर साल इसमें से 2 क्वेश्चन आई जा रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं सर। नेक्स्ट, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर ए सर्टेन रिएक्शन रेट हमको दे रखा, रेट इक्वल टू क्या दिया हमको कि a का पावर 2 दिया, b का पावर 1 दिया। इसका मतलब a के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है और b के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, इससे हमको पता लग रहा है। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a इज ट्रिपल, अरे आपको पता है क्या, कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर रहे तो रेट कितना होगा सर, ऑर्डर डिसाइड करेगा ना। देखो, a की कंसंट्रेशन को ट्रिपल किया, b को कांस्टेंट रखा, देखो रेट हमको क्या दे रखा है, इस रेट का फॉर्मूला क्या लिखा, रेट इक्वल टू क्या लिखा कि a का पावर कितना है 2 है और b का पावर कितना बोला इसने, ये 1 है। b की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब इसको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। a का कंसंट्रेशन कितना किया, ट्रिपल किया, a का ऑर्डर कितना है 2 है। अगर मैं a की कंसंट्रेशन को ट्रिपल करूंगा तो इसकी पावर 2 का मतलब इसका ऑर्डर 2 होने की वजह से a की वजह से रेट बनेगा हमारा 9 टाइम्स। तो आंसर क्या देंगे, रेट बिकम 9 टाइम्स, रेट होगा 9 टाइम्स। चलिए जी, आंसर देखिए तुम, इंक्रीजेज फैक्टर ऑफ 6, नहीं 6 से क्यों बढ़ेगा भैया, इंक्रीजेज फैक्टर ऑफ 9, हाँ बिल्कुल सही है। थर्ड को भी देखें तो इंक्रीजेज फैक्टर ऑफ 3, नहीं, इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 9, इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 9। ठीक है, हाँ ये सेकंड है, इस 9 नहीं है, इसको और कुछ ऑप्शन में दे रखा होगा, ये है डिक्रीज, तो डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, इसलिए आंसर देंगे सेकंड आंसर दिया जाएगा इसके लिए। ठीक है जी, चलिए जी, तो ये था बेटा आपके काइनेटिक्स का कंप्लीट, हमने रिवीजन बता दिया। तो आपने देखा कि काइनेटिक्स के अंदर जो क्वेश्चन आ रहा है, आप लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन देखें तो हमने क्या देखा, एक तो क्वेश्चन ये ROR से पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से आया। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कंसंट्रेशन को डबल करें, ट्रिपल करें तो रेट पे क्या इफेक्ट आएगा। एक आपने देखा वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एक RNA क्वेश्चन और आप देख लेना, बस इसी से क्वेश्चन आते हैं। और एक फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला है K इक्वल टू 2.303/T log A/A-6, ये काइनेटिक्स की पूरी समरी मैंने आपको बता दी, इसी में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट।